आज नमस्कार। आज वातायन की 73वीं गोष्ठी और स्मृति एवं संवाद की 17वीं श्रृंखला में मैं ऋचा जैन मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का और देश विदेश से जुड़े विद्वानों और हिंदी प्रेमियों का वातायन के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की स्मृति श्रृंखला में श्री गजानन माधव मुक्तिबोध आज की स्मृति श्रृंखला श्री गजानन माधव मुक्तिबोध पर आधारित है और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी और डॉक्टर रेखा सेठी जी। श्री लीलाधर मंडलोई जी सुपरिचित कवि, संपादक, चित्रकार, आलोचक व निबंधकार हैं। आपकी प्रकाशित रचनाओं में 10 कविता संग्रह हैं, जिनमें अद्यतन है जलावतन। निबंध, आलोचना तथा मीडिया के क्षेत्र में आपने 6 महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन किया। आप अपने भाषिक प्रयोगों तथा लोक संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। अंडमान निकोबार की लोक कथाओं के संकलन और संपादन के साथ साथ बाल साहित्य तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी आपका विशेष योगदान रहा है और इन सब के साथ साथ आपने कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। डॉक्टर रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, लेखक, समीक्षक, अनुवादक हैं। आप वातायन की स्मृति संवाद श्रृंखला की समन्वयक हैं। अब तक आप स्वर्गीय इंदु जैन, केदारनाथ से अमृता प्रीतम, कृष्णा सोपती और कुंवर नारायण जी पर स्मृति व्याख्यानों का आयोजन कर चुकी हैं। श्री लीलाधर मंडलोई जी और डॉक्टर रेखा सेठी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, अब आप जी संभालिए। सभी साथियों को नमस्कार। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुक्तिबोध जी की पुण्यतिथि भी है, 11 सितंबर सन 1964। छोटे समय की लेकिन बीमारी के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में मुक्तिबोध बीमारी से हार गए। लेकिन परसाई जी ने कहा था कि बीमारी से मृत्यु की यात्रा तो तय की मुक्तिबोध ने, लेकिन ये बीमारी उन्हें तोड़ नहीं पाई। हम जब भी मुक्तिबोध को याद करते हैं तो एक ऐसे संघर्षशील, जुझारू कवि की तरह करते हैं जिसने कविता के विषय हो या उसको कहने की शैली हो, तमाम तरह के जो रेजिमेंटेशन होते हैं, बंधन होते हैं, उन सब को चुनौती दी और अपने लिए तथा कविता के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर बहुत सी ऐसी बातें कहने की हिम्मत की जो उस समय सीधी सरल नहीं थी। लेकिन बाद की कविता ने मुक्तिबोध की इस यात्रा के साथ, इस जो चुनौती उन्होंने, जो खतरे उन्होंने उठाए, आज भी किसी को सच्चा कवि होने के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही पड़ते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ लीलाधर मंडलोई जी हैं, जो स्वयं कवि हैं और समीक्षक भी। कई मायनों में उन्होंने बहुत से कवियों को करीब से देखा है। मुक्तिबोध और उनके बीच एक ये संबंध तो है ही कि छत्तीसगढ़ के की जमीन से वो जुड़े रहे या उस प्रदेश से, और मुक्तिबोध की कविताओं पर मंडलोई जी ने गंभीरता से विचार किया है। तो मंडलोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल करूं, मंडलोई जी के माध्यम से मेरा परिचय मुक्तिबोध जी के पुत्र दिवाकर मुक्तिबोध जी से हुआ। उन्होंने कुछ संस्मरण लिखे हैं अपने पिता पर और माँ पर भी, और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अगर आज वे शामिल हो पाते, लेकिन किसी वजह से वो हमारे साथ साक्षात रूप में प्रत्यक्ष नहीं जुड़े हैं। लेकिन उन्होंने जो संस्मरण मुझे भेजा है, उसके बीच बीच में से मैं कुछ अंश बीच बीच में बातचीत के दौरान जरूर पढ़ूंगी।
लेकिन पहले मुक्तिबोध जी से, मंडलोई जी से शुरू करती हूँ। मंडलोई जी, आप अपने निकट मुक्तिबोध को कैसे याद करते हैं? मेरा भी एक बड़ा गहरा संबंध है मुक्तिबोध जी पर। मैंने अपना एमफिल का डिसर्टेशन किया था, फिर बहुत साल अंधेरे में कविता अपनी छात्राओं को पढ़ाई, तो और भी अध्ययन किया। लेकिन मंडलोई जी, आप उन्हें कैसे याद करते हैं? आप म्यूट पर हैं मंडलोई जी। मंडलोई जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही? जी। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, और इसके साथ ही मुक्तिबोध की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सचमुच मैं दिल से आपकी प्रशंसा भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। मुक्तिबोध का जीवन में आना एक बहुत बड़ी साहित्यिक घटना मैं मानता हूँ। मुक्तिबोध जी के परिवार से तो मेरा संबंध रहा है, दिवाकर मुक्तिबोध से भी, रमेश मुक्तिबोध जी से भी, और शांता जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। दुर्भाग्य है कि मुक्तिबोध जी को उतने समीप से देखने, सुनने या बात करने का अवसर नहीं मिल पाया। एक तो आयु का भी मामला था। उस जमाने में तो हम लोग कॉलेज में ही पढ़ा करते थे और सुना करते थे। तमाम लोग मुक्तिबोध की कविताओं को लेकर जो बातें करते हैं, उनमें से दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मेरा आकर्षण बना कि मुझे मुक्तिबोध को समझना चाहिए। एक तो लोग ये कहा करते थे कि मुक्तिबोध बहुत भय में रहा करते थे। इसके अलावा उनके मन का एक रहस्य लोक था, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी वो बहुत बेचैनी को अनुभव किया करते थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहुत शिजोफ्रेनिक थे या उन्हें पैरानोइया था, यानी कि उनकी जो मनोवैज्ञानिक तकलीफ थी उसको लेकर भी लोगों ने बात की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद आता है, उन्होंने कहा था कि मुक्तिबोध पूरे जीवन भर एक ही कविता को लिखते रहे। तो ये भी एक सवाल था कि मुक्तिबोध जी ने इतना सारा लिखा, तो उनकी कविता समूची कविता मिलाकर एक ही कविता बनती है, तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य था समझने के लिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो मुक्तिबोध जी जटिल लगते थे। मैं रायपुर के दुर्गा कॉलेज में पढ़ा हूँ, और जो मेरे विशिष्ट शिक्षक हुआ करते थे वो लेखक थे, कथाकार थे, नाटककार थे, विभू कुमार जी। तो मुझे मुक्तिबोध को समझने के लिए उनके पास जाना पड़ता था, लेकिन बहुत आसान नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा, और इसके लिए मुझे कम से कम, मैं समझता हूँ कि 1-2 दशक लग गए होंगे कि मुक्तिबोध को पढ़ा कैसे जाए और समझा कैसे जाए। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि पहले तो मुक्तिबोध का जो पूरा बैकग्राउंड है, उनका सामाजिक, उनका आर्थिक बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड और बातचीत का बैकग्राउंड, तो मुझे लगा कि इनकी तह में जाना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से एक सूत्र मिला कि मुक्तिबोध के जो पिता थे वो ब्रिटिश शासन में पुलिस की नौकरी किया करते थे। जाहिर है कि अगर पुलिस की नौकरी है तो बहुत अनुशासन होगा। फिर वो मराठी परिवार था। मराठी परिवार बहुत रूढ़िवादी होता है, और एक तरह से सामूहिक परिवार में बड़े नियम कानून होते हैं, एक तरह से कट्टर भी माना जा सकता है। तो हमारा जो ध्यान है वो 3 बातों पर गया। पहला तो ये कि उन्होंने परिवार में जो स्थापित विवाह संस्कार थे उसके विरुद्ध जाकर एक निर्धन लड़की से प्रेम किया और विवाह किया। यानी कि उन्होंने जो पहला एक तरह से प्रतिरोध किया
अपने पारिवारिक रूढ़िवादी जो संस्कार थे उनसे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने पिता को जिस तरह से नौकरी करते हुए देखा था, तो कहीं उनके दिमाग में वो ब्रिटिश शासन की नौकरी और उसका जो एक तरह का दबाव और एक तरह का शिल्प था, वो उन्हें नापसंद रहा हो, तो उन्होंने सरकारी नौकरी को ना करने का निर्णय लिया। ये दूसरी बात उन्होंने की। और तीसरी बात थी कि लेखक होने के लिए जो कि सबसे कठिन रास्ता था उसे चुना, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखक कम से कम हिंदुस्तान में अपने लिखे पढ़े के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इतना कठिन काम चुना और लेखक बनने की राह पर निकले। उनको बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। उन्होंने अखबार में नौकरी की, इसके अलावा वो भी बहुत छोटा सा अखबार था, कोई बहुत बड़ा सा अखबार नहीं था। उन्होंने पत्रिकाओं में काम किया और एक लंबे वक्फे तक वो लगभग उसके बाद भी उनके भीतर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये थी, एक तो वो सत्ता के साथ या ऐसी राजनीति के साथ जो उन्हें ना विरोध में, और उसमें भी एक विद्रोही चेतना थी, जिस तरह से उन्होंने विवाह किया और जिस तरह से उसका निर्वहन किया। ये सारी चीजें आपको उनकी कविताओं में भी मिलता है, उनकी डायरी में भी मिलता है, और उनकी बातचीत में भी ये बात मिलती है। तो जरा जी जी, मुक्तिबोध को हम विरक्ति उनकी रखते थे। मंडलोई जी, आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है। जी, वो कुछ फोन भी आते जा रहे हैं, क्या करें। हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं यही ध्यान दिला रही थी कि उन्होंने उनके कविता संकलन प्रकाशित हुए, 2 कहानी संग्रह भी हैं, लेकिन उन्होंने आलोचना और निबंध भी खूब लिखे हैं। देखिए क्या है कि हिंदी में जो कवियों की आलोचना लिखने की परंपरा है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किया। हम निराला से लेके, प्रसाद से लेके, महादेवी से लेकर शमशेर, बोध ने जितना गहन चिंतन किया और जिसमें कि उन्होंने अपने की तमाम स्थितियों को और उनके ऐसे एक साहित्यिक की डायरी में, या उनकी जो दूसरी किताबें थी, एक किताब तो उनकी बैन ही हो गई थी, भारत संस्कृति और इतिहास, उसको, और आत्म, उनका जो आलोचना कर्म है वो एक तो बहुत पारदर्शी है। वामपंथी विचारों के हैं, मंडलोई तो जी, उन्होंने आपकी उस वामपंथी विचारधारा माफी चाहती हूँ, शायद बैंडविड्थ कम होगी इस कारण। अगर अपना वीडियो ऑफ करें, सिर्फ आवाज आने दें, तो देखते हैं क्या आवाज आ पा रही है। एक बार ऐसा करके देख सकते हैं, चूंकि आवाज, हाँ वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ देखते हैं। आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है अभी तो। तो अब ये एक बात और है रेखा जी कि अगर हम उनकी बहुत आरंभिक कविताओं को देखें, जैसे तो उनकी कविताओं पर छायावादी प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक बहुत स्पष्ट विचार है, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि उनकी कविताएं प्रेम को जिस तरह से छूती हैं। देखिए, 2 एक उदाहरण। आवाज नहीं आ रही। मेरे सपनों के वन आवाज, में, हाँ
अब मैंने अपना वीडियो भी ऑफ किया हुआ है। जी कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे कुछ फर्क दिखता महसूस नहीं हो रहा है। तो जी तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने प्रेम कविताएं भी लिखी हैं, और जो उनकी प्रेम कविताएं हैं, उन कविताओं में वो एक बड़ा कैनवास लेते हैं। जैसे सत्य के संसार में तू स्वप्न बनकर प्यार लाई, सत्य के संसार में तू स्वप्न बनकर प्यार लाई, कंकड़ों का प्रिय बिछोना, बाह का तकिया बनाना, ओढ़ तम घन पलक मीलन, खो मुझे तुझको मनाना। तो यहाँ पर उनके अपने जीवन का जो यथार्थ है, यानी कि कंकड़ों का प्रिय बिछोना है, बाह को तकिया बनाना है, वो सुविधाएं भी नहीं है, और अंधेरा है, धन नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छायावादी कलेवर में भी जब वो बात करते हैं तो जीवन के यथार्थ की बात करते हैं। मुक्तिबोध का जीवन अभावों का जीवन था, गरीबी का जीवन था, रोजी रोटी की समस्या आजीवन उनकी बन ली, और जो बनी रही उनकी, तो उसको उन्होंने, अब एक कविता है उनकी दुख, उसमें कहा है, दुख में ही सुख कर लो यारो, दिल में पत्थर भर लो यारो, जलती रही चिता सूने में, जलती रहे चिता सूने में, हम उसको समझेंगे होली, जो हमको कमजोर बनाए, ऐसे सुख को मारो गोली। तो मंडोई मुक्तिबोध जी, भाव थे। आप जो बात कह रहे हैं, यही मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि जो दोनों कविताएं आपने पढ़ी, दिवाकर जी ने जिक्र किया है अपने संस्मरण में कि मुक्तिबोध जी को घर में दादा दादी भी बाबू साहब कहा करते थे, और एक वो जिक्र करते हैं कि वो उर्दू के शायरों को भी बहुत पढ़ा करते थे। लेकिन एक खास बात है जिसकी तरफ आप भी ले जा रहे थे कि मुक्तिबोध के यहाँ विचार और संवेदना का बड़ा संतुलन है। तो उनकी कविताएं भाव की जिस भावना की आप बात कर रहे हैं, वो भाव एक गहरा भाव नहीं है, वो ज्ञान से संतुलित उन्होंने तो बल्कि एक पूरा ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, असल में ये जो टर्म्स इस्तेमाल किए, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, वो एक तरह से कविता को समझने का माध्यम बनी। एक जगह वो कहते हैं ना, हमें तक चाहिए कुछ और कि जिससे वक्ष हो सिद्धांत सा मजबूत, भीतर भाव ढीला हो। बल्कि इसी कविता में नहीं, अनेक कविताओं में ये भाव आता है कि जैसे भीतर कोई झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिवाकर जी ने एक कविता कोट की है, पता नहीं कब कौन कहाँ किस ओर मिले, किस सांझ किस सुबह मिले, यह राह जिंदगी की जिससे जिस जगह मिले। तो ऐसी जो मतलब लंबी कविताओं पर इतनी ज्यादा बात हुई कि ऐसी जो भावपूर्ण कविताएं हैं, बल्कि लंबी कविताओं के बीच बीच भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि एक तरफ वो भयंकर यथार्थ का चित्र दिखा रहे हैं, राजनीति, संपादक, सब लोग कैसे गठजोड़ बैठ गया है। लेकिन मुक्तिबोध की कविता की खूबसूरती इस बात में है कि वो अपनी भूमिका क्या है उसको ट्रेस करते हैं। तो ये जो मुक्तिबोध की कविता में आत्मसंघर्ष है, इस पर कुछ कहिए। देखिए, बहुत जरूरी है कि मुक्तिबोध किस तरह से चीजों को देखा करते थे। एक जगह वो कहते हैं कि अपने समाज में अकेला हूं बिल्कुल, मुझ में जो भयानक छटपटाहट है, नहीं वह किसी में। करते थे, आपको मालूम है उनके पढ़ने के सब्जेक्ट्स क्या क्या हुआ करते थे। ज्योतिष में जाते थे, वो विज्ञान में जाते थे, वो मिथक में जाते थे, और यहाँ तक कि कॉस्मोस की स्टडीज में भी जाते थे। उनकी कविताओं में नेब्यूलास का जिक्र आता है। उनकी कविताओं में वो कहते हैं कि मैं सूर्य के प्रांगण में विचर रहा हूं, यानी कि एक से लेके अंतरिक्ष तक है। और वो कलाकार होने की बात करते हैं,
और कहते रंगों हैं का कि बहुत इन महत्व दोनों है। के बीच में जी रंगों का बहुत महत्व है, कहीं नीला, कहीं लाल, कहीं स्याह, कई रंग आते हैं, कहीं सफेद। देखिए, जब अंधेरे में कविता, जो उनकी सबसे महान कविता है, जो उनकी सबसे क्लासिक कविता है, उसमें अंधेरे के रंगों को अगर आप खोजना चाहें तो लगभग आपको 32 शेड काले रंग के मिलेंगे। तो एक चीज और है जो उनको समझने के लिए शायद बहुत जरूरी है, और वो ये कि उनकी कविताओं को जब आप पढ़ते हैं तो जो हासिले गजल पंक्तियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि कोटेबल कोट्स होते हैं, वो आपको कम मिलेंगे। जितने भी आलोचकों ने कोटेबल कोट्स का इस्तेमाल किया है वो उन्हीं का किया है जो उनके बहुत प्रसिद्ध थे, और बार बार हिंदी आलोचना ने उन्हीं के आधार पर अपनी बातें कही हैं। लेकिन मुक्तिबोध की किसी भी कविता में 60 से 70% और कई बार 80% विजुअल इमेजेस होती हैं। वो फिल्म की भाषा में सोचा करते थे। और अगर आप को मैं कुछ अंश आपको सुनाऊं तो आपको लगेगा कि ये तो फिल्म की कोई बात है। मैंने भी एक फिल्म बनाई आत्मसंभवा नाम की, मुक्तिबोध के जीवन पर और उनकी कविताओं पर। तो देखिए, एक पद है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की सुनाई देती है बार 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 बार, वो नहीं दिखता किंतु वह रहा घूम। अब अगर इस पद को ही देखो तो जो कमरे हैं और जो अंधेरा है और उसमें जो चक्कर लगा रहा है वो जिंदगी का है। यानी कि वो एक जगह कहते हैं कि मैं विचरण करता हूं एक फैंटेसी में, ये निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। यानी कि आज मैं जो फैंटेसी में सोच रहा हूं वो कल वास्तव होगी। और उन्होंने सत्ता को लेकर, उन्होंने फांसीवाद को लेकर, उन्होंने शासन और प्रशासन के चरित्र को लेकर जितनी भी बातें अंधेरे में लिखी हैं वो आज सब की सब हमारे सामने सच के रूप में घटित हो रही हैं। और ये वो कोई हिंदुस्तान के स्तर की बात नहीं है, वो विश्व स्तर की बात है। आज देखिए रेखा जी, सबसे ज्यादा बात जो हो रही है वो आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य में लोगों के चुप हो जाने की बात हो रही है, कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनकी कविता है कि चुप साहित्यिक चुप, तख्त पर सुल्तान, सामने कैदी है ईमान। लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि आत्मविस्तार ये बेकार नहीं जाएगा। और उनकी चिंता क्या है सबसे बड़ी, मतलब उनकी पूरी राइटिंग का, उनके पूरे दर्शन का एक ही हासिले गजल है, और वो अभिव्यक्ति के खतरे उठाना तो है ही। उसके साथ वो ये कहते हैं कि समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। तो वो जो शोषण वो देख रहे थे, और सभ्य नगरों में जिस तरह से राजनीति का चरित्र हो गया था, और जिस तरह से पूंजीवाद ने एक तरह से समाजवाद को खत्म करने का एक बीड़ा उठा लिया था और पूरी दुनिया में यह घटित हो रहा था, तो उनकी चिंता ये थी कि ये जो अंतिम मनुष्य है और उसका जो वजूद है, उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ी उनकी चिंता का विषय था। और उसे ही खोजते वो एक जगह कहते हैं कि खोजता हूं पठार पहाड़ समुंदर, जहां मिल सके वह मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। तो वो परम इसलिए थी कि सारे दर्शन से, उनके सारे चिंतन से जो निकल के आई थी अभिव्यक्ति, उसी का एक तरह से हासिले गजल था कि हमारे जो अंतिम मनुष्य है वो कब सुखी और संपन्न होंगे और कब एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। तो ये उनका हासिल है। और मुझे वो भी पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें वो बार बार अपने आप को कटघरे में खड़े रखते हैं। जो आप कोटेबल कोट्स की बात कर रहे थे, तो अगर 2-3 कोट्स ही मैं सुनाऊं, वैसे मैं कुछ समय रखूंगी अंत का कि अगर मैं
भूल गलती कविता सुना सकूं, क्योंकि वो कविता एक तरह से मुक्तिबोध की जितनी लंबी कविताएं हैं, वो छोटी कविता में वो पूरा जो संघर्ष है वो समाया हुआ है। तो मुक्तिबोध की कविता की ये जो प्रोसेस है, जो जिस पर मंडलोई जी इतनी बात कर रहे हैं, ये आत्मचेतस होने की प्रक्रिया है कि मतलब मैं कहाँ दोषी हूँ और मुझे कैसे वो समाज निर्मित करना है जिसमें सब शोषण मुक्त हो। तो अंधेरे में कविता का में एक पागल का गीत है, जिसमें वो बार बार अपने आप से पूछ रहा है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। फिर चंबल की घाटी में एक कविता है, फिर वहां पूछते हैं, क्या कहीं मेरा अपराध, मेरा अपराध। कौन कवि है दुनिया में जो इस तरह अपने आप को कटघरे में रख के अपने आप से सवाल पूछता है कि मेरा अपराध। और ये मेरा जो है वो मध्य वर्ग का वो आम आदमी है जो हमेशा छोटी छोटी सुविधाओं के लिए समझौते करता है। तो इसलिए शायद मुक्तिबोध पूछते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये बड़ा मशहूर वाक्य है मुक्तिबोध का। तो ये जो पॉलिटिक्स की बात वो करते थे, तो पूंजीवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि फिर वो एक कविता में कहते हैं कि आदतन, हाँ इरादतन बुराई की उपेक्षा अपने ही कारण, जिसको कि अनदेखा करते ही रहने का धंधा है तुम्हारा, उसको बढ़ाने में तुम्हारा भी योग है। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई ये घटना। और फिर एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन कविता में वो यहाँ तक कहते हैं कि लेकिन हम इसलिए मरे कि जरूरत से ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कम हम बागी थे। जब हम सब अपना आज के समय में उन आत्म साक्षात्कार करते हैं तो मुक्तिबोध हमें रह रह के याद आते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि हम इसलिए मरे कि जितना बागी हमें होना था उतना बागी हम है नहीं। लेकिन मुक्तिबोध ने ये बगावत अपनी कविताओं के माध्यम से, ये आत्मचेतस होने की प्रक्रिया को पूरी तरह निभाया। और अगर आप अंधेरे में कविता का अंतिम दृश्य याद करें तो उसमें बच्चे की पेपे, दादा का सोटा सब शामिल हो जाते हैं। तो अकेले में मुक्ति के रास्ते नहीं मिलते, अगर वो कहीं हैं तो जन संग ऊष्मा के संग ही है। तो मंडलोई जी, ये जो क्रांति का स्वरूप मुक्तिबोध के यहाँ है जिसमें सब शामिल होते हैं, उस क्रांति को हम आज कैसे देखते हैं? देखिए, आज तो क्रांति के वैसे आसार समूची दुनिया में नहीं दिख रहे हैं। ये जो सारी दुनिया है वो लगभग एक ध्रुवीय और एक रेखीय होती जा रही है। लेकिन इसके बीच में भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण हैं जहां पर समाजवादी के रास्ते से चलते हुए एक नया समाज बनाया जा रहा है, एक नई उम्मीद और एक नया भविष्य हमारे सामने है। और जो बहुत सारे डिस्कोर्स हमारे सामने आए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो पूंजीवाद है और इसका रास्ता है, ये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। कभी ना कभी आपको उधर लौटना ही पड़ेगा जो कि समाजवाद का रास्ता है, क्योंकि मनुष्य मात्र की अवहेलना करके या सामान्य मनुष्य को एक तरह से इग्नोर करके या उसको अपने साथ शामिल किए बगैर ये दुनिया खूबसूरत नहीं हो सकती। जैसे मुक्तिबोध भी कहते हैं ना कि ये दुनिया जैसी है उससे उससे बेहतर चाहिए। इस दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए। तो जो है उसको ना स्वीकार करके, बल्कि ये भी बड़ी वो है। पूंजीवाद इसलिए उसका ध्येय पूंजी कमाना है।
क्योंकि उसका ध्येय हाँ। पूंजी कमाना है, उसको दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम करना नहीं है। और ये मंडलोई जी, ये जो पूंजीवाद का उदाहरण दे रहे हैं, तो मुक्तिबोध जिस विचारधारा, जी मुझे पक्षी और दीमक कहानी याद आ रही है कि एक एक दीमक की खातिर एक एक पंख पक्षी ने अपना दे दिया और फिर वो उड़ नहीं सका। तो यही मुक्तिबोध बताना चाह रहे थे कि यही ट्रेड ऑफ है पूंजीवाद के साथ, कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप अपनी स्वायत्तता देते जा रहे हैं, अपनी क्षमता देते जा रहे हैं। दरअसल वो कहानी भी एक तरह से इसी फ्रेमवर्क के अंदर है। एक तो उसमें आजादी की बात है, क्यों कर खोएंगे हाँ, हैं, तभी जाकर आप एक हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसको आप कहें या आज के संदर्भ में कहें कि आज कोई बोल नहीं रहा है। एक ही कहानी नहीं, कई कहानी जी जी, इस बात की चिंता करते हैं। जैसे क्लाड इथरली इतनी बड़ी कहानी है हाँ, कि इस दुनिया को, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो आदमी बम गिराता है, वो अंत में अपने ही अपराध बोध में लगभग पागल हो जाता है। तो हाँ, आप अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं, ये तो है, लेकिन उसका जो अंजाम है इस पूरी सृष्टि के लिए, इस पूरी मनुष्यता के लिए, वो बहुत भयानक होता है। और मुझे मुझे ये लगता है कि मुक्तिबोध जिस तरफ इशारे कर रहे थे, जरूरत है। और अब हमारी अपनी जो एक स्थिति है, वो स्थिति ये है कि जिस मिडिल क्लास के चरित्र के बारे में उन्होंने कहा था, हम लोग बहुत समझौता परस्त हो। जी। असल में मुक्तिबोध के संदर्भ में हमने एक, का हनन होता रहता जी, एक और रहते हैं। बात मेरे मन में बहुत आ रही है लगातार, कि मुक्तिबोध घनघोर यथार्थवादी कवि है, बल्कि उन्होंने एक टर्म दिया गतिशील यथार्थ एक साहित्यिक की डायरी में, कि यथार्थ कभी गहरा नहीं होता, एक सूत्र से दूसरा सूत्र बंधा होता है, और यथार्थ का जो स्वरूप है वो गतिशील है। गतिशील यानी डायनेमिक है। तो मतलब जो हमारे इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं, जो परिवेश है, वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ अगर है वो डायनेमिक है, उसमें एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मुझे कविता खत्म करने की कला नहीं आती, मेरी कविताएं इतनी लंबी होती जाती हैं। तो ये जो उसके बारे में देखिए, गतिशील, डॉक्टर धनंजय वर्मा ये कहते हैं, देखिए डॉक्टर धनंजय हाँ, वर्मा ने भी कहा, और एक चीज, एक तथ्य की तरफ ध्यान नहीं, जब मुक्तिबोध की पहली किताब चांद का मुंह टेढ़ा आ रही थी, तब उन्होंने श्रीकांत वर्मा को बुलाकर ये कहा था कि इसमें एक काम जरूर कीजिएगा कि चंबल की घाटी और अंधेरे में, इन दोनों कविताओं को बैक टू बैक रखिएगा। लेकिन हिंदी आलोचना में उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी किसी ने कोई पड़ताल नहीं की। दरअसल हम जब कहते हैं कि वो उनकी सारी लंबी कविताएं अधूरी हैं, तो आप उन प्रतीकों को, उन रंगों को, उन प्रतिमानों को, उनकी सत्य की उस खोज को, उनके उस रहस्य को पहले से लेकर आखिर तक लंबी कविताओं में पाते हैं। और मुक्तिबोध ने वो इसलिए कहा कि जब आप चंबल की घाटी पढ़ते हैं, तो उनकी जो वैचारिक दर्शन है, या क्रांति की जो अवधारणा है, या समाजवाद की जो अवधारणा है, वो लगभग 50% आकर चंबल की घाटी में खुलती है और अंधेरे में वो पूर्ण होती है। तो वो अधूरी कविताएं नहीं थी, लेकिन जो खोज थी वो अधूरी थी, जो उनके जीवन भर चलती रही, और जो अंधेरे में आकर वो पूरी होती है। अब आप देखिए कि उनके एक रूप के बारे में, रेखा जी एक मिनट, हाँ,
मुक्तिबोध को समझने के लिए उनकी कविताएं, डायरी, कहानी ये फिर भी थोड़ी सी हमेशा जटिल लगती रही हैं और आज भी नए विद्यार्थियों को जटिल लगती है। दरअसल क्या है कि मुक्तिबोध का एक जो पक्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, उसके ऊपर हिंदी साहित्य में कोई चर्चा नहीं हुई और वो उनके पत्रकार जीवन का पक्ष है। और जब आप देखेंगे कि उसमें उनके विषय क्या थे, तो उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखा, मध्य एशिया के बारे में लिखा, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा, समाजवादी समाज के बारे में लिखा, अमेरिका और ब्रिटिश पूंजी का जो बाढ़ है उसके बारे में लिखा, नील नदी की राजनीति के बारे में लिखा, अल्जीरिया के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में, अरब नीति के बारे में, बगदाद राजनीति के बारे में और विश्व इतिहास के बारे में। यानी कि आप सोचिए, एक हिंदुस्तान का लेखक पूरी दुनिया की राजनीति को, उसकी विचारधारा, पत्रकारी साहित्य को पढ़ेंगे जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर उनके पत्रकारिता वाले उनके साहित्य को पढ़ लिया जाए तो आप उनकी कविताओं से लेकर उनका समूह के संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे, वो विश्व चिंता में बात कर रहे थे। वो एक तरह से अपने समय से बहुत पहले ग्लोबल रूप से इतने सजग थे और इतने सचेत थे कि वो पूरी दुनिया को, असल में कविता के लिए इस पत्रकारिता के लेखन में वो करते हैं, उसमें उन्होंने संकेत किया भी है कि अगर मैं इस तरह से वैचारिक हुआ हूं, क्योंकि उसमें वो टॉल्स्टॉय की भी बात करते हैं, वो दुनिया के तमाम लेखकों की भी बात करते हैं, तो वो आर्थिक गुलामी की जो आदमी को अपना हक मिले, और वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें ये अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीजें ना रहे। और इन सारी चीजों के होने का एक कारण वो पूंजी को मानते थे, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा पूंजी होगी वो उतनी ज्यादा पूंजी अपने पास एकत्रित करेगा। केन प्रकार, उसके लिए किसी भी चीज का कोई धर्म नहीं है, किसी चीज का कोई सिद्धांत नहीं है, किसी चीज का कोई आदर्श नहीं। जी, असल में एक खास बात है कि मुक्तिबोध के यहाँ इतने संघर्ष से गुजर के भी निराशा घर नहीं बनाती। कविता का अंत हमेशा आशावाद में होता है। और एक और खास बात कि उन्होंने कहा कि तमाम कविता फैंटेसी है, और फिर फैंटेसी का एक अतर्क शिल्प है जिसमें घटनात्मकता नहीं है, लेकिन वो कहाँ से वो सारे तत्व जुड़ जाते हैं। कविता या ये फैंटेसी जो उनके यहाँ है वो अनुभव की कन्या है, अनुभव से जन्म लेती है। 3 क्षण बताए। जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज चली गई। तो देखिए क्या है कि जब आपको एक बड़ी कविता लिखनी हो, एक विश्व चिंता की कविता लिखनी हो, या एक बड़े सब्जेक्ट की कविता लिखनी हो, तो मुक्तिबोध जैसा आदमी फैंटेसी में क्यों जाता है? फैंटेसी में इसलिए जाता है कि वो सिर्फ साहित्य का विद्यार्थी कभी नहीं रहा। जैसे मैंने बताया कि वो ज्योतिष का पाठ भी करते थे, वो मिथक में जाते थे, वो पुराणों को उन्होंने पढ़ा था। मतलब एक बड़ा संसार, और विज्ञान के बहुत गहरे चिंतक थे। तो आप ये देखिए कि वो एक आदमी समाज की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत और समस्या है, उससे लेकर अंतरिक्ष में क्या घटने वाला है, या अंतरिक्ष में जो चीजें होंगी उससे क्या फर्क पड़ेगा समूची सृष्टि पर, उसकी भी चिंता कर रहा है। तो ये जो कॉस्मस की जो चिंता है, वो चिंता भी मुक्तिबोध के यहाँ मिलती है। और ये तमाम चीजें तब संभव होती है जब आप फैंटेसी में होते हैं। सूर्य के प्रांगण में कैसे जा सकते हैं, नेबुला के पास कैसे हो सकते हैं? जब तक फैंटेसी नहीं होगी तब तक नहीं जा सकते हैं आप। विज्ञान अपने आप में एक फैंटेसी है। जी जी,
मुझे यहाँ बिल्कुल कुंवर नारायण जी की एक बात याद आ रही है कि वो समय की अवधारणा पर जब बात करते हैं तो एक समय तो हमारा भौतिक समय होता है, लेकिन एक कांस्टेंट समय भी है, एक शाश्वत समय भी है जो शुरू से आखिर तक चलता रहता है, और कवि जो है वो उस समय में जीवित होता है। तो मुक्तिबोध की यहाँ जो फैंटेसी है उसमें टॉल्स्टॉय भी चले आते हैं, गांधी भी चले आते हैं, और हमारा मतलब 1960 का या स्वतंत्रता के बाद का जो हिंदुस्तान है, तिलक भी आते हैं, शिवाजी भी आते हैं। जी जी, तो वो टाइम का और स्पेस का जो ढांचा है उसे तोड़ दिया मुक्तिबोध ने, और ये फैंटेसी के शिल्प के कारण हो सका। तो अब हमारे पास केवल अंत के 15 मिनट बचे हैं। अगर आप में से किसी के कोई सवाल हैं तो कृपया चैट बॉक्स में लिख दें, और तब तक मुझे इजाजत दें कि मैं भूल गलती एक कविता जो मुक्तिबोध की है वो आपके साथ पढ़ सकूं। भूल गलती आज बैठी है ज़िरे बख्तर पहनकर, भूल गलती आज बैठी है ज़िरे बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, मनसबदार मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश, नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरे बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के साथ लोहे का जिरे बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, तब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते वहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ आ पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में, कहीं पर खो गया बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में, मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो ये लड़ाई अपने भीतर की ताकत से ही, ये इस कविता में जो पैटर्न है मंडलोई जी,
यही उनकी बड़ी सी बड़ी कविता में भी दिखाई पड़ता है कि ताकत के सामने जो आम आदमी की ताकत है, सिपह सलारों के सामने, वो क्रांति चेतना को कैसे वहन करती है। ऐसा है रेखा जी, ये आपने सही कहा, लेकिन जिस कविता का आप पाठ कर रही थी, आपने देखा होगा कि उसमें संकेतों में बहुत सारी बातें की गई हैं। जी यानी जी अगर किसी के बारे में कहा गया है तो संकेतों में कहा गया है और बिंबों में कहा गया है। तो मुक्तिबोध एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कविता एक संगीत को छोड़कर सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। यानी कि जब तक ये कविता के अमूर्त होने का और फैंटेसी में अमूर्त हो जाने का ये जो एक गुण है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उस कविता में जो जीवन यथार्थ वो केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, कभी बिंब बनकर आता है, कभी विचार बन के आता है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो एब्स्ट्रैक्शन आपको पेंटिंग में भी मिलता है, वो आपको संगीत में भी मिलता है। और वो ये कहते हैं कि शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं जिनमें चित्र और ध्वनिया दोनों शामिल है। मुक्तिबोध की कविताओं में चित्र और ध्वनियों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप उनके सही अर्थ तक नहीं पहुंचेंगे, और इसके साथ ही उस फैंटेसी को भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी फैंटेसी है वो इतने बड़े कैनवास पर मूव करती है, इमेजेस में मूव करती है, ऑडियो वीडियो इमेजेस में मूव करेंगी। तो आपको उतना सजग होना चाहिए। मुक्तिबोध तो पिकासो की पेंटिंग के बारे में भी बात करते हैं। मतलब आप देखिए उस समय में वो पिकासो की पेंटिंग पर लिख रहे हैं, तरह तरह के विषयों पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, संगीत के बारे में कर रहे हैं। तो कविता जो है उनके लिए एक सबसे मौजूद, सबसे अमूर्त और सबसे सही ढंग से चीजों को कम्युनिकेट करने की एक विधा है, जिसको भले ही लोग आप कहें कि वो बहुत संश्लिष्ट है, पर वो संश्लिष्ट किस लिए है, जब तक इसकी तह में आप नहीं जाएंगे तब तक मुक्तिबोध को समझना भी मुश्किल होगा। तो ये कुछ एक और भी बात है कि कई बार मुझे लगता है जैसे मेरे विद्यार्थी जब मुझसे जो ये दुविधा रखते हैं कि मुक्तिबोध को कैसे पढ़ें, तो मैं कहती हूँ कि उनकी कविताओं का जोर जोर से पाठ करो, कई बार पाठ करो, तो उसके साथ साथ कविता आप पर खुलने लगेगी। ये बात दिवाकर जी ने भी लिखी है कि वो अपनी कविताओं का पाठ करके सुनाते थे। कई संदर्भ उन्होंने ऐसे बताए जिसमें कि वो पाठ करते थे, और मतलब बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, साथियों के सामने, सह कवियों, आलोचकों, मित्रों के सामने। यहाँ एक दो सवाल आ रहे हैं, मैं वो सवाल जल्दी जल्दी पहले पढ़ती हूँ। मनोज मोक्षेंद्र जी लिख रहे हैं, एक और भी पक्ष है उनकी कविता का, सिरमौर पक्ष है, वह है आदमी का बहुमुखी शोषण। पर अगर देखा जाए तो शोषण के विरुद्ध उनका स्वर उतना विदारक नहीं है जितना कि निराला जी का उनकी चुनिंदा कविताओं में है। तो निराला जी से संभवतः मुक्तिबोध की तुलना की बात कर रहे हैं मोक्षेंद्र जी। सांकेतिकता आगे लिख रहे हैं फिर कि उनकी कविताओं को सांकेतिकता गूढ़ बनाती है। निस्संदेह उनकी सांकेतिक भाषा को प्रतीकात्मक भाषा नहीं कहा जा सकता। मंडलोई जी, आप इस पर टिप्पणी करेंगे? देखिए क्या है कि दो कवियों के बीच में एक तो तुलना नहीं की जानी चाहिए। दो कवियों का जीवन यथार्थ, दो कवियों की जीवन दृष्टि, दो कवियों के जीवन अनुभव एकदम भिन्न होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मुक्तिबोध को समझने के लिए एकदम शुरू में मैंने कहा था कि आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा कि एक तो वो क्या अर्जित करना चाहते थे और किस तरह का अध्ययन करते थे। तो मैंने कहा था कि पुराण से लेके तोल्स्ताय और तोल्स्ताय से लेके विज्ञान और
दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को पढ़ते थे और इसके अलावा तिलिस्म भी पढ़ते थे और तमाम चीजें पढ़ते थे। और एक चीज और कहा जाता है कि उनको एकांत इतना प्रिय था कि उज्जैन के मंदिरों में, विजड़ित मंदिरों में, जो कि जिसको आप कहते हैं ना कि हॉन्टेड मंदिर होते हैं जहाँ कोई नहीं जाता और बहुत पुराने हो जाते हैं, तो वो वहां जाकर बैठा करते थे, क्योंकि जिस तरह से उनके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को पाने के लिए वो इस तरह से प्रयास भी करते थे। वो ज्योतिष के रास्ते भी कोई किसी सवाल का जवाब मिल जाए, इसमें भी उनको कोई संकोच नहीं होता था। तो निराला और मुक्तिबोध के मानस की और मानस के साथ उनके लिखने पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। आप पाएंगे कि जिस तरह से मुक्तिबोध फैंटेसी में जाते हैं, फैंटेसी में क्यों जाते हैं? दूसरी वो ये बात कहते हैं कि मैं ज्ञात से, मतलब हर लेखक को ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। जब आप ज्ञात से ज्ञात जाएंगे तो कुछ भी गूढ़ नहीं रहेगा, फिर सारी चीजें आपको हो सकता है कि एकदम संप्रेषित हो रही। लेकिन जब आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे तब आपको उस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि जिस तरह से एक लेखक ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है और उसकी जो दिक्कतें होती हैं, उसका जो संघर्ष होता है सत्य को पाने का, तब आपको वो बात ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन अकादमिक स्तर पर तो होते हैं कि भाई ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं है, तो ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। पूछा ये जाना चाहिए कि ये ऐसे ही क्यों है, यह निराला का अगर जीवन यथार्थ है तो वो ऐसे ही क्यों है। अब आप देखिए, निराला की साहित्य साधना लिखी गई, निराला के उज्जवल पक्षों की बहुत बात होती है, निराला के प्रेम कविताओं की और उनके उस जीवन की जो एक दूसरे रास्ते पर जाता है, जो बहुत संस्मरणों में मिलता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो कई बार क्या होता है कि हम एक खास दृष्टि से जब लोगों को देखना शुरू करते हैं तो फिर संकट पैदा होते हैं। हमको सिर्फ जिस आदमी को समझना है, जी, असल में जो हम पहले ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान और संवेदना के युग की जो हम बात कर रहे थे मुक्तिबोध के लिए, तो मुक्तिबोध हमेशा ये कहते थे कि जैसे एक क्षण आपका अनुभव का हुआ, फिर जो आपका विचार है, जो कुछ आपने पढ़ा लिखा है, जो संचित ज्ञान की तरह है, वो सब आपके मन में इकट्ठा हो गया और अब आप उस अनुभव के क्षण से इस ज्ञान को लेकर के आप कविता करने बैठे। लेकिन तब कविता नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके भीतर संवेदना चाहिए होगी जो उस कोरे ज्ञान को संतुलित करती है। और इसी तरह संवेदना से कविता नहीं होगी, क्योंकि निराला के बाद जब मुक्तिबोध आते हैं तो जिस संवेदना की बात आप निराला में कर रहे हैं, तो उसके लिए शायद बदलते युग के साथ, बदलते समय के साथ जरूरतें भी बदल जाती हैं। तो हृदय विदारक शब्द जो मोक्षेंद्र जी ने लिया, मुक्तिबोध का उद्देश्य ही नहीं है कि वैसी कविताएं वो लिखें, क्योंकि उनके यहाँ संवेदना को ज्ञान से संवर्धित होना बहुत जरूरी है। जो बात आपने कहा कि अगर आप देखें कि वो क्या पढ़ रहे हैं और पूरे विश्व का ज्ञान कैसे वो कविता में ला रहे हैं, तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि एक बात और है, हर लेखक का अपना युग संदर्भ होता है। निराला का युग संदर्भ उनका अपना था, जो मतलब मूलतः तो छायावाद में जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो राष्ट्रवादी जो उनकी चेतना थी वो तो वहां थी। वैष्णव थे तो वो वाली चेतना भी आपको मिलती है। तो वो जो युग संदर्भ था वो दूसरा था, और वो ये समय आज नहीं। मेरे ख्याल से मुक्तिबोध के बाद आज 21वीं सदी में जब हम लोग खड़े हैं तो पूरी दुनिया की स्थिति मुक्तिबोध के समय से अत्यंत हृदय विदारक हो गई है, अत्यंत मारक हो गई है, और अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया जा किधर रही है। जी, यानी कि
आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जिसकी चिंता वो कर रहे थे वो आम आदमी तो आज खो रहा है। किसान हैं 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कितने सारे लोग हमको छोड़कर चले गए, कितनी बुरी हालत थी पूरी दुनिया में। तो अब युग संदर्भ बदल गया ना। जी जी बिल्कुल। और आपने अच्छा है कि आज के समय की बात की, तो एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है कि जो बड़ा कवि होता है वो समय के बदलने के साथ साथ पुनः परिभाषित होने लगता है। तो आज मुक्तिबोध की कविता के भी अनेक अनेक पाठ और आशय निकलने लगते हैं। तो वो आज फिर से जैसे होता है कि फिर से रेलेवेंट हो रहे हैं और रेलेवेंट हैं और रहेंगे। और संभवतः जब भी ये टकराहट महसूस होगी कि एक व्यक्ति का अपने समय की व्यवस्था से क्या रिश्ता है, सोशल ऑर्डर से क्या रिश्ता है, तो मुक्तिबोध बार बार एक एक बिल्कुल जैसे कसौटी की तरह याद आएंगे, बने रहेंगे। तो आपने मंडलोई जी इतनी गहराई से मुक्तिबोध को डिकोड करने में जो हम सबकी मदद की, उसके लिए मेरी ओर से तो आपको बहुत बहुत आभार, और वातायन का भी बहुत आभार कि उन्होंने इस गोष्ठी को और स्मृति और संवाद की। और दिव्या जी का धन्यवाद, वातायन का धन्यवाद। हाँ नहीं, अभी निखिल कौशिक जी शायद कुछ कहेंगे, लेकिन मैं मतलब मंच अब उन्हें सौंपती हूँ और सभी साथी जो उपस्थित हैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। निखिल कौशिक जी नहीं आ पाए हैं, तो अरुणा जी हमारे साथ हैं जो धन्यवाद ज्ञापन सौंपेंगी। अरुणा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हो गया? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। मैं अरुणा सबरवाल वातायन की ओर से अपने देश विदेश से जुड़े सभी साथियों का सम्मान पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी ओर से सबसे पहले मैं बड़े सम्मान पूर्वक मुख्य अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एंड आभार प्रकट करती हूँ वातायन के संस्थापक पद्मेश जी, अनिल जोशी जी तथा दिव्य माथुर जी का। आज मुझे अपने मुख्य अतिथियों के बारे में 2 शब्द कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। भारत की धरती पर रहने वाले सदियों से अपने हुनर, कला एवं साहित्य का परचम विश्व में लहराते आ रहे हैं। लीलाधर जी, मंडलोई जी तथा रेखा जी से आपने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में तो सुना ही है। ऐसी विभूतियों का परिचय की मोहताज नहीं होती। अब मैं मुक्तिबोध जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती थी, पर हमारी अनुज ऋचा जी ने सब कुछ उनके बारे में बता दिया है। तो फिर भी मैं 2-4 शब्द मैंने इकट्ठे किए हैं। लीलाधर मंडलोई जी ने मुक्तिबोध जी के लेखन के बारे में सूक्ष्म पक्ष के बारे में हमें अगवा करवाया है। वो कहते हैं अभिव्यक्ति उनकी अभिव्यक्ति खतरों से कम नहीं थी। उन्होंने समाज के विरुद्ध जाकर अपने लेखन में लिखा है और उनके जीवन का उनके वातावरण का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वो कहते हैं कि वो छायावादी न होकर यथार्थवादी है, उनमें अंधेरा है ना, और मुक्तिबोध का आत्मबोध का आयाम समस्त मानव जब तक विस्तरित होता है। उनके लेखन में पारदर्शिता है। सत्य के संसार में उनकी कविता है, सत्य के संसार में तू प्यार लेकर आई है। और दूसरी कविता का उन्होंने मेंशन किया है, दुख में सुख में कर लो यारो, दिल में पत्थर भर लो यारो। उनकी कविताएं समाज
स्वच्छंद आर्थिक गुलामी के खिलाफ है। चित्र और ध्वनियां भी शामिल हैं। हम सब नमन करते हैं उनकी पुण्य तिथि को। धन्यवाद। अब मैं रेखा जी के बारे में कहूंगी। रेखा जी ने बहुत सार्थक संवाद रहा रेखा जी आपका लीला जी के साथ, और गहन अध्ययन उनके प्रश्नों में, गहन अध्ययन आपके प्रश्नों में बहुत झलक रहा था। रेखा जी ने मुक्ति बोध के काव्य मर्म को खोल कर रख दिया है। रेखा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा 2 शब्द बात कहना चाहूंगी लीलाधर मंडलोई जी के बारे में। वो एक सुपरिचित कवि, संपादक, चित्रकार, आलोचक, निबंधकार रहे हैं। साथ साथ आदिवासी लोक संवेदना में एक उल्लेखनीय है। उनकी अगणित पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें निकोबार की लोक कथाएं, बाल साहित्य में चांद धब्बा शामिल है। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। अब ऋचा जैन जी जो हमारी अनुज है, वातायन से जुड़ी है, आईटी की प्रोफेशनल होने के साथ साथ अध्यापिका एवं लेखिका भी है और बहुत ही उच्च कोटि की लेखिकाएं और कविताएं लिखती हैं। मैं अब इस भव्य और सार्थक संचालन हेतु आभार व्यक्त करती हूँ हमारी अनुज ऋचा जी जयंती का, वातायन की पूरी टीम का तथा वातायन के से जुड़े सभी सूत्रधारों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ सभी मेहमानों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। हमारे आए मेहमानों में है, नाम है अनूप जी, आदरणीय अनूप जी, पद्मेश जी, डॉक्टर मनोज जी, शिव निगम जी, शैल अग्रवाल जी, अरुणा, अजीत सरिया जी, शुभम जी, नारायण कुमार जी, स्वर्ण तलवार जी, मधु वर्मा, आलोक रंजन पांडे, अर्पणा संत, चन्नो, अथिला कोठेवाला एंड शिव कुमार जी। और अगर मैं किसी के नाम बताना भूल गई हूँ तो प्लीज मुझे क्षमा करें। अब अंत में मैं आपको अपने अग्रिम कार्यक्रम के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा अगला कार्यक्रम है 18 सितंबर को लंदन समय के हिसाब से 4 बजे, भारत के समय के अनुसार 8:30 बजे शाम को। हमारा अगला कार्यक्रम है बहुभाषी कविता समारोह। ये हम हिंदी दिवस के पावन उपलक्ष्य में कर रहे हैं। इसके साथ साथ आशा करती हूँ कि आप आशा है आप सभी कार्यक्रम में शामिल होकर हमारा तथा भाग लेने वाले कवियों का प्रोत्साहित करेंगे। और मैं इसके साथ साथ कहती हूँ हमारे बहुभाषी कविता समारोह में हमारे मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल सभी कवि अपने अपनी कविता सुनाएंगे। अभी तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, हम भांत भांत के पंछी हैं पर बाग तो एक हमारा है। वो बाग है हिंदुस्तान। तो हम सब लोग मिलकर रहते हैं। आज आपने अपनी उपस्थिति से हमारे वातायन को समृद्ध कर दिया है। अब मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद। बस एक छोटी सी बात, और मंडलोई जी आपकी वो फिल्म का लिंक है क्या? हाँ मिल जाएगा। तो वो अभी दे सकते हैं कि कमेंट